पॉलिटी के एक नए टॉपिक जिसका नाम है केंद्र राज्य संबंध। सेंटर और स्टेट का जो रिलेशनशिप है उसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, यानी भारतीय संविधान जो कि एक संघीय व्यवस्था रखता है, संघात्मक व्यवस्था के तहत काम करता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों एग्जिस्ट करते हैं। केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। दोनों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं और दोनों अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए शासन और प्रशासन को लोगों के लिए, यानी कि डेमोक्रेसी को जनता के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो आज ये समझने का प्रयास किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस किस तरीके की है, उस रिलेशनशिप का कैसे संवैधानिक तरीके से निर्वहन होता है, शक्तियों का विभाजन किस रूप में है, केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्तियों को कहाँ से और किस किस स्वरूप में प्राप्त करते हैं। सामान्य अवस्था में भारत का जो संविधान है वो एक संघीय व्यवस्था रखता है। संघीय व्यवस्था का मतलब केंद्र और राज्य दोनों को संविधान से शक्तियां मिलती हैं और दोनों की शक्तियां सेपरेट हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। जहां पर केंद्र सूची के अंदर उन विषयों को रखा गया है जो विषय केंद्र सरकार से संबंधित है। राज्य सूची के अंतर्गत उन विषयों को रखा गया है जो राज्य सरकार से संबंधित है। और अगर सामान्य अवस्था शासन की चल रही है तो उसमें केंद्र सरकार अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करेगी? संविधान से, उसकी केंद्र सूची से। राज्य की शक्तियां राज्य सूची से। और अगर कोई विषम परिस्थिति होती है तो जैसा भी आपने पिछले आपातकालीन प्रावधान में देखा कि जो एकात्मक व्यवस्था है वो प्रभावी हो जाती है, संघीय व्यवस्था शिथिल पड़ जाती है और केंद्र की तरफ शक्तियों का जो है वो शिफ्ट हो जाती है, केंद्र की तरफ शक्तियां सेंट्रलाइज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम इन्हीं सारी चीजों को उनके संवैधानिक प्रावधानों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सब की भी आपके साथ डिटेल चर्चा की जाएगी। आपको एक एक क्वेश्चन पर explain और उसके अलावा आपको उसे समझने और करने का मौका भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक संघीय ढांचा का मतलब फेडरल सिस्टम। जो भारत है वो किस स्वरूप में है? एक फेडरल सिस्टम में। लेकिन इसमें एकात्मक व्यवस्था के पर्याप्त तत्व भी शामिल हैं। जो हमारा संविधान है उसका मेन अगर स्वरूप आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? हमारे संविधान का स्वरूप, शासन का जो स्वरूप है वो संघीय है, फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये एकात्मक व्यवस्था में ही परिवर्तित होने और एकात्मक व्यवस्था के काफी अंश को अपने में समेटे हुए है। इसका उद्देश्य था भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण दो चीजें हैं। एक तो हम विशाल बड़ा देश हैं, दूसरा हमारे यहाँ विविधता बहुत अधिक है। हर चीज में विविधता है। भाषा की विविधता है, बोलचाल, एक दूसरे के खान पान, रीति रिवाज, धर्म की विविधता है, जातिगत विविधता। तो देश में फिर इन सब चीजों के होते हुए एकता को, अखंडता को और प्रशासनिक स्थिरता को सुनिश्चित करना अपने आप में एक चुनौती होती है। और उस चुनौती से कैसे निपटा जाए, उस चुनौती का कैसे सामना किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर आपको इस चैप्टर में सारी चीजें समझनी है। तो संघीय व्यवस्था के अंदर जो एकात्मक तत्व दिखाई देते हैं, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान एक संघीय संविधान के स्वरूप का है तो इसमें एकात्मक तत्वों की उपस्थिति क्यों सुनिश्चित की गई है? तो इसी का आंसर है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के अंदर एकता बनाए रखने, उसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखने और उसको प्रशासनिक रूप से स्टेबल बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है।
जो संबंध हैं, उन संबंधों को हम कई पैरामीटर पर चेक करेंगे, जिस जिस रूप में वो अवेलेबल हैं। जैसे केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध क्या-क्या हैं, कार्यपालिका संबंध क्या-क्या हैं, न्यायिक संबंध क्या-क्या हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है, वो किस रूप में है। अगर इनके संवैधानिक आधार की बात करें, तो आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक, 245 से लेकर के 255 तक में केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है, उसकी चर्चा की गई है। 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान की, इसमें 3 सूचियों को बनाया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें केंद्र सूची के अंदर उन विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। जैसे देश की रक्षा से संबंधित विषय हुआ, विदेश नीति से संबंधित विषय है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, मुद्रा है, रेल है, ये सब केंद्र सूची के विषय हैं। वहीं अगर स्टेट लिस्ट की बात करें, तो इसमें राज्य विधानमंडल को अधिकार दिया गया है। जैसे पुलिस है, लोक व्यवस्था है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, कृषि है, जैसे इन सारे मसलों पर राज्य जो है वो काम करेगा। उसी तरीके से समवर्ती सूची है, जिस पर दोनों काम करेंगे, केंद्र भी और राज्य भी। जैसे शिक्षा, विवाह, वन, पर्यावरण, इन सारी चीजों में दोनों को मौका दिया गया है। और विवाद की स्थिति में अगर समवर्ती सूची का विषय है और उस पे दोनों ने कानून बना दिया, केंद्र ने भी बना दिया, राज्य ने भी बना दिया, तो अगर दोनों कानूनों को लेकर के कोई डिस्प्यूट होता है, तो जो संसद का कानून होगा उसको ऊपर रखा जाएगा, उसको प्रधानता मिलेगी। तो ये विधायी संबंध है। अब एक एक करके इसमें विशेष क्या क्या प्रावधान है उसको समझिए। जैसे 249, जो 249 है, ये कहता है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। अगर राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ये एक विशेष प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 250, इसमें आपातकाल में संसद राज्य सूची पे कानून बना सकती है। ये विधायी संबंध है केंद्र और राज्य के बीच। आर्टिकल 252, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अगर दो या दो से ज्यादा राज्य किसी विषय पे ये सहमत हो जाएं कि इस विषय पर संसद कानून बना दे, तो संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने हेतु संसद को किसी भी सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। ये 253 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कोई अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप का मैटर है, तो उसको मान लीजिए कोई समझौता उसको लागू करना है, तो वो विषय किसी भी सूची का हो, उस पर संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 253 है। 254, समवर्ती सूची पर अगर कोई टकराव की स्थिति आ जाए, जो कि समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा जो विषय है वो समवर्ती सूची का है, उस पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। अब कोई ऐसा मसला आ गया कि टकराव पैदा हो जाए, तो उसमें केंद्र का जो होगा कानून वही प्रभावी होगा। तो ये देखिए जो आर्टिकल्स आपके सामने हैं, ये सब बार बार पूछे जाते हैं और इसे आपको ध्यान रखना है कि जैसे 249 है, तो 249 की जो विषय वस्तु है वो क्या है कि राष्ट्रीय अगर कोई हित का मामला बन गया, तो राष्ट्रीय हित के मामले में, राष्ट्र हित के मामले में राज्य सूची पे संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 है, तो आपातकाल में संसद राज्य सूची पे कानून बना सकती है। 252 है, दो या दो से ज्यादा राज्य अगर जा करके ये बात रखते हैं केंद्र के पास कि इस विषय पर
हम चाहते हैं कि संसद जो है कानून बना दे जो कि राज्य सूची का विषय है, तो वो उस पर कानून बना सकते हैं। इसी तरीके से 253 है, तो अगर 253 की बात करें तो 253 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय अगर कोई समझौते की बात है तो उस स्थिति में भी उस समझौते को लागू करने के संदर्भ में संसद किसी भी सूची के विषय पे कानून बनाने के लिए अधिकृत है। और 254 है, अगर समवर्ती सूची पे कोई टकराव पैदा होता है तो केंद्र का बनाया गया विधान ही प्रभावी होगा। ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो 245 से लेकर के 255 के बीच में है। तो इसकी मैंने चर्चा की, बाकियों की चर्चा और करेंगे, लेकिन इतना अभी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका संबंध की अगर बात करें, विधायी संबंध के बाद कार्यपालिका संबंध, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक केंद्र और राज्य के बीच कार्यपालिका संबंधों से संबंधित है। 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंध है। और एग्जीक्यूटिव जो रिलेशनशिप है, कार्यपालिका संबंध, वो 256 से लेकर 263 तक है। राज्यों का कर्तव्य है कि वो केंद्र के कानूनों और कार्यपालक निर्देशों का पालन करें। ये इसकी विषय वस्तु है कार्यपालिका संबंध की। जो उसका निचोड़ है वो ये है कि राज्य, जितने भी राज्य हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो केंद्र के कानून, जो भी केंद्र के द्वारा कानून बनाए गए हैं या केंद्र के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो उसका पालन सुनिश्चित करें। अब जरा इसमें के आर्टिकल्स को देखिए, कुछ को समझते हैं। जैसे 256 है, आर्टिकल नंबर 256, ये क्या कहता है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के कानूनों और आदेशों को लागू करें। वहीं आर्टिकल 257 कहता है कि राज्य अपने कार्यों में केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे ताकि संघीय कानूनों का उल्लंघन ना हो। जो राज्य है वो अपने कार्यों में केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे ताकि संघीय जो कानून है उसका उल्लंघन, चूंकि जो कानून संसद के द्वारा बनाया गया है तो उसका भी तो अनुपालन राज्यों को सुनिश्चित कराना है। तो इसीलिए कि राज्य अपने कार्यों में केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे ताकि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून का क्या हो, उल्लंघन ना हो। उसके साथ ही आर्टिकल 258 है, ये राष्ट्रपति राज्य सरकारों को केंद्र के कार्य सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो राज्य सरकार को केंद्र का कोई भी काम सौंप सकते हैं। आर्टिकल 258 है। उसी तरीके से राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यों में केंद्र का एक प्रतिनिधि होगा। ये आर्टिक ये एक महत्वपूर्ण तरीके का प्रावधान भारतीय संविधान में है। और ये एक व्यवस्था है, राज्यपाल हर राज्य के अंदर उपस्थित हैं और वो किस रूप में काम कर रहे हैं, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। यानी कि सरकार ने अपने अपने प्रतिनिधि हर राज्य के अंदर बैठाए हुए हैं। अनुच्छेद 356 की अगर बात करें तो ये क्या कहता है कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और उसी तरीके से 263 जो है, ये केंद्र और राज्य के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगात्मक संघवाद और आपस में समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक काउंसिल बनाई गई है, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, आर्टिकल 263, ये सब ध्यान रखिएगा। ये कार्यपालिका संबंधों को सुदृढ़ करने, जैसे राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है, हर बात को पहुंचाना, कम्युनिकेट करना, केंद्र के निर्देशों के अनुसार राज्य के अंदर सारी चीजों को व्यवस्थित करवाना। ठीक है, एक भूमिका, बड़ी भूमिका निभाता है। आर्टिकल 356 आपने देख ही लिया, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आज जान लिया आपने, ये 263 ही है। ठीक, तो ये थे जो संबंध रहे कार्यकारी। वित्तीय संबंधों की अगर बात करें तो 268 से लेकर के 293, ये वो आर्टिकल्स हैं जिसमें केंद्र और राज्य के बीच के वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। 268 से लेकर के 293 लंबे आर्टिकल्स हैं। कराधान
वित्तीय संसाधनों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया है। और ये इसलिए इतना व्यापक है, इतना विभाजन है, क्योंकि कराधान को लेकर के काफी स्पष्ट और केंद्र की ओर वित्त का झुकाव अधिक रखा गया है। जो व्यवस्था है उसमें देखिए केंद्रीय कर कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। केंद्रीय कर में कौन कौन से कर शामिल हैं? जैसे सीमा शुल्क, जितना भी सीमा शुल्क होगा वो सारा का सारा कौन कलेक्ट करेगा? वो सारे के सारे इकट्ठे किए जाएंगे, यानी कस्टम ड्यूटीज केंद्र के द्वारा। इनकम टैक्स, ये सारा का सारा किसके द्वारा है? तो ये भी इनकम टैक्स भी किसके द्वारा होगा? वो केंद्र के द्वारा। निगम कर, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी सरकार की या प्राइवेट सेक्टर की, इनसे जो भी टैक्स का कलेक्शन होगा तो वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार वाली। उसके अलावा उत्पाद शुल्क, तो ये सब का सब पैसा कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार के पास। राज्य कर के रूप में उन्हें क्या क्या मिलता है? तो उनको भूमि कर मिलता है, जो लैंड से टैक्स मिलता है। कृषि पर, कृषि आय पर कर, जो कृषि पर वो कर हासिल कर सकें। शराब पर कर। तो इस तरीके से ये सारी की सारे कर इनके लिए लगाए गए हैं। कृषि आय पर कर, वैसे भारत में कृषि आय पर कोई कर डायरेक्टली नहीं है। समवर्ती सूची पर जीएसटी पे अगर बात की जाए तो देखिए समवर्ती कर है जीएसटी, जो जीएसटी लागू किया गया, इसको 2016 में 101 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। ये समवर्ती कर है, जितना इसमें कलेक्ट होगा आधा केंद्र को मिलेगा, आधा राज्य को मिलेगा, बराबर बराबर। सी जीएसटी, एस जीएसटी, आप कोई जीएसटी वाली रिसिप्ट देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है। विभाजन शुरू में ही कर दिया गया है ताकि इसमें कोई डिस्प्यूट ना रहे। और ये संघीय विषय था, इसके लिए जब ये संशोधन किया गया संविधान में, तो विशेष बहुमत से प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से ये पास हुआ था संविधान संशोधन। ठीक। आर्टिकल नंबर 280, 280 वित्त आयोग की बात है, इसी में किया गया है, इसी के अंदर। तो ये वित्त आयोग है जो करों के बंटवारे और अनुदान की सिफारिश करता है कि केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा कैसे किया जाए और किस रूप में किया जाए। क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच में करों को बांट करके, यानी केंद्र जो है जिसके पास ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसा का कलेक्शन उसी के पास है, फिर वो अपने पैसे को केंद्र जो है राज्यों के को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि राज्य के बीच में एक ओबलाइजेशन बना रहे, एक अनुशासन बना रहे, और केंद्र के पास शक्ति जो है वो संचित रहे, धन के रूप में ही शक्ति सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित रहती है। प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला पद है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इतने बड़े अमाउंट को खर्च करने का निर्णय लेना उसके राइट में रहता है, उसके अधिकार में रहता है कि किस तरीके से बजट बनाना है, किस किस क्षेत्र में काम करना है। तो इस वजह से वो पोस्ट पावरफुल हो जाती है। ठीक। मुगलों के समय में क्या हुआ था, लास्ट में जब उनके पास राज्यों से कर आने कम हो गए, तो उनकी शक्ति रहते हुए भी वो शक्ति विहीन हो गए थे। अन्य अगर वित्तीय प्रावधानों की बात करें तो केंद्र से राज्यों को अनुदान मिलता है। अनुदान क्या होता है, ऋण क्या होता है? ऋण अनुदान में अंतर है। अगर ऋण किसी को दिया जाएगा तो उसके उस पर ब्याज लगेगा और वो वापस लिया जाएगा। अनुदान जो होता है वो दे दिया गया, वो दान के रूप में है, उस पर ना कोई ब्याज लगना है और ना उससे वापस लिए जाने की आवश्यकता है। राज्यों को ऋण और उधार की सीमा केंद्र नियंत्रित करता है। राज्यों को ऋण और उधार की जो सीमा है उस पर केंद्र नियंत्रण लगाता है। आर्टिकल नंबर 293 ये बताता है कि कितना कोई राज्य ऋण या उधार ले सकता है। ऐसा नहीं कि जितना मन करे अब कोई भी चीफ मिनिस्टर आ गया या राज्य की गवर्निंग बॉडी मंत्री परिषद, अब पता चले अब एक लिमिट से ज्यादा ले लिया, मतलब राज्य ही डूब जाए कर्ज में, तो ऐसा नहीं हो सकता भारत में। वरना आपने देशों को दिवालिया होते सुना होगा,
पता चलता राज्य भी दिवालिया होने लगते और फिर केंद्र को उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती। तो इसीलिए जो 293 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 293 ये कहता है कि राज्य को कितना ऋण लेना है, कितना उधार लेना है, ये केंद्र तय करेगा। उतना पैसा ले लीजिए, उसके अंदर अपना काम चलाइए। और इससे क्या होगा कि वो रिस्क लेने से बच जाएँगे। योजना आयोग अब जो कि नीति आयोग बन गया, और वित्त आयोग दोनों राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। नीति आयोग और वित्त आयोग तो अपनी अनुशंसाएं देता है कि कितना, जैसे वित्त आयोग की अनुशंसाएं आती हैं कि 40%, 36%, 42%, यानी जितना पैसा केंद्र के पास कलेक्ट हुआ है, उसमें से मान लीजिए अनुशंसा किया 42% राज्यों को दे दिया जाए। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में 100 करोड़ रुपया केंद्र के पास आया, तो वित्त आयोग ने अनुशंसा किया, तो 42 करोड़ रुपया 100 करोड़ में से राज्यों को दे दिया गया। बाकी पैसा केंद्र अपनी सेंट्रल जितनी स्कीम्स हैं, जितने प्रोजेक्ट हैं, जितने काम है, उस पर खर्च करता है। देखिए, अब इस पे वित्त आयोग के बारे में इतना एक लाइन और जान लीजिए कि वित्त आयोग की जो अनुशंसा होती है वो बाध्यकारी नहीं होती केंद्र के लिए। वो चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। लेकिन आजाद भारत में अब तक कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें वित्त आयोग की अनुशंसा को केंद्र ने ना माना हो। न मानने पे क्या होगा? न मानने पे फिर सरकार के निर्णय पे सवालिया निशान खड़े होंगे। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका जो रिकमेंडेशन है वो ना मानने से सरकार पे लोगों का दबाव बढ़ेगा, तमाम तरीके के एनजीओज का दबाव, अन्य तरीके के स्वयं सहायता समूह का दबाव, है ना, राज्यों की तरफ से दबाव। तो इस तरीके की स्थिति से बचने के लिए और केंद्र हमेशा वो कोशिश करता है कि वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं हैं उसको लागू किया जाए, और उसका एक फायदा ये रहता है कि राज्य भी संतुष्ट रहते हैं कि जो अनुशंसा हुई थी वो पैसा मिल गया है। वरना फिर केंद्र और राज्य के बीच में जो टकराव है वो बढ़ जाता। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता कि जो है किसी राज्य को ज़्यादा दिया जाता, किसी को कम दिया जाता। ऐसे में जो रिकमेंडेशन हो जाती है, वो पैसा मिलता है। बाकी अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ राज्य की सरकारें आरोप लगाती हैं केंद्र पे कि हमें फंड कम दिया गया, हमें 60,000 करोड़ मिलना था, सिर्फ 8,000 करोड़ मिला, है ना? जैसे पंजाब की सरकार का ये आरोप है, बिहार में विपक्ष का आरोप है कि सरकार को, तो जो ये ग्रांट मिलता, अनुदान मिलता है या विशेष पैकेज मिलते हैं, वो अलग से होते हैं। उसको केंद्र जो है राज्यों में विशेष रूप से जो विकास के काम हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के काम हैं, उन सब के लिए पैकेजेस देता है, जिससे बेरोजगारी, रोजगार को बढ़ावा मिले, बेरोजगारी कम हो, शिक्षा स्वास्थ्य के विकास के लिए काम किया जाए, या कोई और प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसके लिए भी दिया जाता है। कभी कभी वो चीजें राजनैतिक दायरे में आ जाती हैं, ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगता है, जो कि काफी हद तक सही भी होता है। अब आगे देखिए, न्यायिक रिलेशनशिप, जुडिशियल जो रिलेशनशिप है, तो उसकी चर्चा आर्टिकल 131 में की गई है। केंद्र और राज्य या दो से ज्यादा राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो जाए, तो उसका निवारण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ये बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 131 में। अगर किसी बात को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, तो उसका जो भी न्याय निर्णयन होगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक। तो ये व्यवस्था 131 में है। संविधान की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सबसे ऊपर होगा। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 136, 226 और 227, ये आर्टिकल्स क्या है? ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं, जो केंद्र और राज्य के संबंधों को सुचारू बनाते हैं और लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 136। ठीक है, 136 को समझ लीजिए। ये विशेष अनुमति याचिका है।
इसको स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है। ये शक्ति तब प्रयोग होती है जब किसी भी न्यायाधिकरण, न्यायालय या प्राधिकरण का निर्णय संविधान या न्याय के सिद्धांत के विपरीत लगे। ये शक्ति बहुत विस्तृत और विवेकाधीन है। किसी भी मामले में, चाहे वो दीवानी हो, चाहे फौजदारी हो, चाहे श्रम या कराधान से जुड़ा हो, सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति देने देने की शक्ति प्राप्त है किसी भी मामले में। ये आर्टिकल नंबर 136 है। तो ये इसीलिए हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत और स्वतंत्र है, परंतु इसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में होता है ताकि निचली अदालतों के जो कामकाज है, सामान्य कामकाज में कोई बाधा ना पड़े। वरना इसका प्रयोग करके जो सुप्रीम कोर्ट है वो नीचे के न्यायालयों को आदेश दे सकता है। 136 विशेष याचिका। और अगला है आर्टिकल नंबर 226। ये उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता है। इसमें उच्च न्यायालय को संविधान के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है। किसके किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है और उच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय वाला आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट वाला आर्टिकल 226 है। ये शक्ति मौलिक अधिकारों की रक्षा और अन्य कानूनी अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक है। उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन से हैं? पहला है हेबियस कार्पस, यानी कि किसी को अगर अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है तो उससे उसको मुक्ति दिलाने के लिए होता है। मैंडमस, ये होता है सार्वजनिक कोई भी अधिकारी है तो उसको अपना काम पूरा करने का आदेश देता है, इसी को मैंडमस कहा जाता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो जो उसको काम मिला हुआ है, अगर वो उसमें लापरवाही कर रहा है या काम को कंप्लीट नहीं कर रहा है तो ये रिट उसके खिलाफ जारी हो सकती है। इसी तरीके से प्रोहिबिशन रिट है जिसको रोकना कहते हैं, यानी कि निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को सीमा से बाहर जाके कार्य करने से रोकना है। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज को रोकना। तो किसको रोकना? तो जो निचली अदालतें हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं उनको अपनी वो अगर दायरे से बाहर जाके काम कर रहे हैं तो उसको रोकना। तो यहाँ पर जो प्रोविशन है, और अगला है सर्टियोरी। तो जो सर्टियोरारी है, इसमें दोनों में एक फर्क है। इसमें क्या होता है प्रोविशन के अंदर कि अभी निर्णय हुआ नहीं है और काम कर रहा है तो काम को ही रोक देना। लेकिन जो सर्टियोरारी है इसके अंदर ट्रिब्यूनल्स को जो निर्णय दे दिए गए हैं उसको रद्द करना, यानी कि उस निर्णय को रद्द किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। और नेक्स्ट है, लास्ट है क्योरंटो। तो क्योरंटो में अगर कोई व्यक्ति योग्य नहीं है, वो गलत तरीके से किसी पद पे पहुंच गया, तो किसी पद पर वैध अधिकारी की जांच, मतलब वो उसके लिए योग्य था या नहीं था, अगर ऐसी कोई शिकायत होती है तो उसकी भी जांच हो सकती है, उसके लिए वारंटो जारी किया जाता है। आर्टिकल 226 की शक्ति बहुत व्यापक है, क्योंकि ये न केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए बल्कि किसी भी कानूनी अधिकार के उल्लंघन के मामले में प्रयोग की जा सकती है। क्योंकि देखिए जो आर्टिकल नंबर 32 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल हो सकती है, उसका दायरा छोटा है। उसमें केवल और केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में ही रिट जारी हो सकती है। लेकिन 226 में मौलिक अधिकार प्लस अन्य विधिक अधिकार दोनों के लिए ये व्यवस्था हो सकती है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 227, ये क्या कहता है? ये उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण की शक्ति है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी निचली अदालत है, ट्रिब्यूनल्स हैं, उन सब पर पर्यवेक्षण का अधिकार है। और इसमें क्या शामिल है कि न्यायालयों के आदेश, निर्णय, कार्यवाही, उसकी जांच करना, नियमों और प्रक्रियाओं की देखरेख करना, न्यायिक अधिकारियों के कार्यों पर निगरानी रखना। ये शक्ति निचली अदालतों के कामकाज को नियमित और सुधार करती है ना? ये एक तरीके से पूरी तरीके से पर्यवेक्षण का काम है। परंतु उच्च न्यायालय इसका प्रयोग केवल न्याय की रक्षा के लिए करता है,
ना कि छोटे-मोटे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए या कोई तरीके का अवरोध पैदा करने के लिए। आर्टिकल 136 में आपने क्या जाना कि आर्टिकल 136 क्या कह रहा है? ये सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण अपील शक्ति है। अब 226 क्या है? उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए। आर्टिकल 227 ये उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण की शक्ति है ना, निचली अदालतों पर। तो इन तीनों आर्टिकल्स का मूल उद्देश्य क्या है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और न्यायपालिका को स्वतंत्र और प्रभावी बनाए रखना। आपातकालीन परिस्थितियों के संबंध में केंद्र और राज्य के बीच में अगर संबंधों की बात करें, तो आर्टिकल 352 है, संपूर्ण शासन केंद्र के हाथ में चला जाता है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें, राज्य आपातकाल है 356 के तहत, तो राज्य की शक्तियां केंद्र को स्थानांतरित हो जाती है। और वित्तीय आपातकाल अगर आर्टिकल 360 के तहत है, तो राज्यों की जो वित्तीय स्वायत्तता है वो क्या है, निलंबित हो जाती है और राष्ट्रपति के नियंत्रण में चली जाती है। इसके बाद संस्थागत व्यवस्थाओं की अगर बात करें, तो इसमें वित्त आयोग है, आर्टिकल 280, ये कर वितरण की बात करता है। अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि 263, ये केंद्र और राज्य के बीच में सहयोगों को बढ़ावा देने की बात करता है। नीति आयोग, ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। क्षेत्रीय परिषदें बनी हैं, जोनल काउंसिल्स, और ये क्षेत्रीय सहयोग के लिए काम करती हैं। तो यानी कि इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। विवाद और चुनौतियों की अगर बात करें, तो केंद्र का अतिक्रमण कुछ न कुछ मामलों में देखने को मिलता है, जिसको ओवर सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वित्तीय असमानता, राज्य का राजस्व पर निर्भर हो रहना, राज्यपाल की भूमिका को लेकर के बार बार विवाद पैदा हो जाता है। वहीं क्षेत्रीय दलों और गठबंधन सरकारों के कारण केंद्र राज्य संबंधों में भी तनाव पैदा होता है। सुधार हेतु अगर सुझाव की बात की जाए, तो राज्यपाल की भूमिका को निष्पक्ष व संवैधानिक दायरे में सीमित करना, वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना, राज्यों को अधिक कराधान का अधिकार देना, अंतर्राज्यीय परिषद को अधिक सक्रिय बनाना, सहकारी संघवाद जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके सिद्धांत पर जोर देना। और ये सारे केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं, उन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उपाय हो सकता है कि राज्यपाल की भूमिका निष्पक्ष और अगर संवैधानिक है, तो कोई टकराव पैदा नहीं होगा। वहीं अगर वित्तीय स्वायत्तता की बात करें, तो राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा
कर में अधिकार दिया जाए, उनको कर का ट्रांसफर किया जाए, अंतर्राज्यीय परिषद को और सक्रिय बनाया जाए, जिससे राज्य और केंद्र के बीच में आपस में सामंजस्य बढ़ाने, उनकी समस्याओं और उनके बीच में बैठकों को लगातार करके हर तरीके की समस्या का निस्तारण और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, सहकारी संघवाद का सिद्धांत हो, ताकि सभी राज्यों को साथ में लेकर के चला जा सके। तो इस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, उन संबंधों को भारतीय संविधान ने एक संतुलित प्रणाली प्रदान की, जहां केंद्र मजबूत पर राज्यों की स्वायत्तता भी सुरक्षित है। समय समय पर संविधान संशोधन, न्यायिक व्याख्या और आयोगों, जिसमें सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग की सिफारिशों के माध्यम से इन संबंधों को और अधिक लचीला एवं सहकारी बनाने की आवश्यकता रही है। आज भारत में सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों ही प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, जो राष्ट्रीय एकता और विकास की दिशा में सहायक है। तो ये था केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से रिलेटेड टॉपिक, जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया। इसमें जो आयोग बनाए गए, जैसे सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, इन सब आयोगों के बारे में भी आपको जानना है।